नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे रैंकर्स टीवी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भूगोल में जिसमें हम वार्तालाप कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी ब्रह्मांड के बारे में। और ब्रह्मांड के बारे में आज से पहले हमने 2 क्लास कर चुकी हैं, जिसमें हमने ही ब्रह्मांड के बारे में ही पढ़ा था कि तारे कैसे बनते हैं और इनमें ग्रह का निर्माण कैसे हुआ था, कौन-कौन से सिद्धांत आए थे। इससे हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसको डिस्कस करते-करते आज हम डिस्कस करेंगे अरुण ग्रह यानी यूरेनस प्लैनेट के बारे में। तो यूरेनस प्लैनेट के जानने से पहले ही आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है हमारी वीडियो को और चैनल से शेयर नहीं किया है, तो पहले शेयर कीजिए और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम अरुण ग्रह के बारे में कि अरुण ग्रह क्या होते हैं। चलो, सबसे पहले बात करते हैं कि अरुण ग्रह की खोज किसने की थी। अरुण ग्रह की जो खोज की थी दोस्तों, वो की थी विलियम हर्शल ने। किसने की? विलियम हर्शल नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने अरुण ग्रह की खोज की थी और उन्होंने बताया कि ही अरुण ग्रह पर क्या होते हैं कि अरुण ग्रह पर 13 वलय पाए जाते हैं। वलय क्या होते हैं? वलय दोस्तों इस प्रकार से वलय पाए जाते हैं। इस प्रकार से वलय पाए जाते हैं। ये होते हैं अरुण ग्रह के पास वलय पाए जाते हैं। आपको समझ में आया होगा कि वलय क्या होते हैं। और उन्होंने बताया था कि ये जो ग्रह है, ये दोस्तों 97 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? ये जो झुका हुआ है दोस्तों, ये 97 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है। कितना है? 97 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है। और इसीलिए इस ग्रह को हम झुका हुआ ग्रह यानी लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन पूछे कि ही लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण ग्रह को कहते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है? 97 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की भी उन्होंने बताया था कि यह जो ग्रह है, यह सौर मंडल के यानी तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह आता है। कितने नंबर पर? ये तीसरे नंबर पर आता है। यानी पहले सबसे बड़ा आता है हमारा कौन सा? बृहस्पति। दूसरा आता है शनि और तीसरा जो आता है वो आता है हमारा अरुण ग्रह। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है, यानी ही तीसरा सबसे बड़ा कौन-सा? बृहस्पति, उससे छोटा शनि और उससे छोटा कौन-सा है? अरुण ग्रह। अब हम बात कर रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है दोस्तों, वह है टाइटेनिया। टाइटन किसका है? टाइटन है दोस्तों हो टाइटन और टाइटेनिया। याद रखना, एक टाइटन होता है और एक होता है टाइटेनिया। ये टाइटेनिया लिखा हुआ है। टाइटन दोस्तों ये है शनि ग्रह का। किसका है ये उपग्रह? ये शनि ग्रह का है, सबसे बड़ा उपग्रह है। लेकिन टाइटेनियम जो होता है दोस्तों, ये होता है हमारा अरुण ग्रह के पास सबसे बड़ा उपग्रह होता है। इसके पास जो टोटल उपग्रहों की संख्या होती है दोस्तों, वह होती है 27। कितनी होती है? 27 इसके पास टोटल उपग्रह होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है वह होता है टाइटेनियम। इसका है जो परिक्रमण काल होता है दोस्तों, इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 84 साल का। यानी ये 84 साल में सूर्य का 1 चक्कर लगा लेती है और जो अपने अक्ष पर घूमती है दोस्तों, और अपने इसका 1 दिन रात जो होता है वो 17.2 घंटे का 1 दिन और रात, यानी ही इसके जो 17.2 घंटे का होता है वो दिन रात होता है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी ही पर 24 घंटे का दिन रात होता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो है अरुण ग्रह पर 17 यानी सवा 17 घंटे के समथिंग यहाँ पर दिन और रात होती हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इसका परिक्रमण काल कितना? 84 साल। परिभ्रमण काल कितना? 17.2 घंटे। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? टाइटेनियम। और ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर 13 वलय पाए जाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कौन से नेक्स्ट ग्रह के बारे में। नेक्स्ट ग्रह कौन सा है? अरुण, जिसे हम कहते हैं नेपच्यून। और मैंने दोस्तों एक बात आपको और नहीं बताई थी कि एक बात क्या थी कि ये जो ग्रह है दोस्तों, ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज कैसा घूमता है? ये क्लॉकवाइज घूमता है। ये जो क्लॉकवाइज हैं 2 ग्रह घूमते हैं। एक तो हमारा घूमता है वीनस, जिसे कहते हैं हम वीनस, जिसे हम कहते हैं शुक्र ग्रह। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन याद कैसे रखोगे? देखो दोस्तों, वीनस और यूरेनस, ये नस दोनों में आ रहा है। ये नस और वीनस और यूरेनस दोनों में जिस ग्रह के में नस आ जाए इंग्लिश वर्ड में, वो ग्रह समझ लेना क्लॉकवाइज घूमते हैं। और शेष ग्रह जो होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात वो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। ये 2 ग्रह जो होते हैं घड़ी की दिशा में घूमते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं नेपच्यून ग्रह के बारे में। नेपच्यून ग्रह के बारे में क्या-क्या है? देखो, नेपच्यून ग्रह की जो खोज की वो की दोस्तों जॉनसन गॉले ने। एक जॉनसन गॉले व्यक्ति थे। उन्होंने बताया कि जो ग्रह है यानी कौन-सा, ये उन्होंने बताया ये नेपच्यून ग्रह जो है, इस ग्रह की खोज की और उन्होंने बताया सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। चौथा सबसे ग्रह का मतलब ये चौथे नंबर पर आता है सबसे बड़े ग्रह के मामले पर। इसके पास जो उन्होंने टोटल यानी उपग्रहों की संख्या जो बताई थी, वो कितनी बताई थी? 14 कितने बताए थे टोटल दोस्तों? 14 उपग्रह बताए थे। कितने बताए थे? 14 उपग्रह बताए थे। इस प्रकार से दोस्तों इसके पास उपग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे ये होते हैं। इस प्रकार से इसके जो टोटल चंद्रमा हैं, यानी जो वरुण ग्रह के जो टोटल चंद्रमा हैं दोस्तों, वो कितने हैं? 14 हैं।
लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो मान लिया हमने एक इधर बना दिया ट्रिटॉन। ये है ट्रिटॉन जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। ये ट्रिटॉन है दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो वरुण ग्रह का उपग्रह है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं इस ग्रह से रिलेटेड कि इसका जो परिक्रमण काल होता है दोस्तों वो 165 साल में, यानी 165 साल में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है और जो अपने अक्ष पर घूमता है दोस्तों वो 16.2 घंटे में ही अक्ष पर घूमता है। यानी 16.2 घंटे में यहाँ पर 24 घंटे का मतलब 16.2 घंटे में यहाँ दिन रात होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि इसकी खोज किसने की, जॉनसन गोल ने की थी। इसका परिक्रमण काल, इसका परिभ्रमण काल और इसका सबसे उपग्रह है और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी होती है। आई होप कि ये सब बात आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट अर्थ के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो उपग्रह है वो है हमारा ग्रह पृथ्वी। जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं दोस्तों उस पृथ्वी के बारे में विशेष रूप से सुनना कि इस ग्रह में उस ग्रह से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हैं। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि हमारे जो पृथ्वी ही ग्रह का यानी जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो आज से लगभग कब हुआ था, आज से लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पहले। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था, ग्रह का निर्माण हुआ था। और इस ग्रह का जो झुकाव है दोस्तों वो है दोस्तों 23.5 डिग्री। लेकिन आप कैसे रखोगे, देखो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री का मतलब है कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। लेकिन इस पृथ्वी पर ये हमारी विषुवत रेखा है, बीचों बीच से गुजरती है और ये हमारे हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जिसे हम कहते हैं अक्षांशर और देशांतर। अक्षांश कौन से होते हैं, जो पूर्व और पश्चिम की रेखा को मिलाते हैं, ये हमारे अक्षांश हो गए ये वाले। और ये जो दिख रहे हैं ये वाले उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है दोस्तों वो कहलाती है हमारी क्या है, देशांतर। लेकिन अब मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ आपसे यहीं पर कि देखो डिस्कस ये है कि हमारा पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास कितना होता है और अक्षांशीय व्यास कितना होता है। ये यहाँ से इस हिसाब से झुकी हुई है। लेकिन दोस्तों ये झुकी हुई यहाँ पर, यहाँ ये विषुवत रेखा है और यहाँ भी देखो झुकी हुई है। लेकिन यहाँ पर इसको हम बोलते हैं अक्षीय झुकाव, ये वाला ये अक्षीय झुकाव ये है दोस्तों 23.5 डिग्री। कितना है, 23.5 डिग्री। और इसका जो है यहाँ पर इस वाला इसे हम बोलते हैं ध्रुवीय व्यास, मतलब ध्रुव पर कितनी झुकी हुई है। यहाँ पर झुकी हुई इतनी वाली ये दोस्तों झुकी हुई ये है 66 सही 66.5 डिग्री झुकी हुई है। आयु की आपको समझ में आया होगा अक्षीय झुकाव कहाँ होता है और ध्रुवीय कक्षीय झुकाव कहाँ होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। अपने ही पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा 1/3 पाई जाती है, 3 हिस्से पर पानी पाया जाता है और ऊपर से पानी कैसे दिखाई देता है, नीला नीला दिखाई देता है। यहाँ पर हमारे ग्रह पर एक प्राकृतिक उपग्रह पाया जाता है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा एक ही ओनली प्राकृतिक उपग्रह पाया जाता है और कितनी भी और भी हमारे पृथ्वी पर कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी का परिक्रमा काल कितना होता है। परिक्रमा काल होता है दोस्तों 365 दिन, 365 दिन 48 घंटे। कितना, 365 दिन 48 घंटे और 47 सही 1/2 सेकंड। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये लिखा हुआ है दोस्तों 365 दिन और 48 मिनट, 365 दिन 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड। सॉरी मैं दोस्तों मैं आपसे अभी पहले मैंने बोला 48 घंटे नहीं, सॉरी मैं अब क्षमा चाहता हूँ। यहाँ जो होता है वो 48 मिनट होता है। कितना, 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकंड होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं इसका परिभ्रमण काल कितना होता है, यानी दिन और रात कितने घंटे के होते हैं। 23 घंटे 56 मिनट 4.2 सेकंड के होते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि 23 घंटे 56 मिनट 4.2 सेकंड का एक दिन और रात होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं पृथ्वी का यानी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,713 है और विषुवतीय व्यास कितना होता है, 12,756 किलोमीटर होता है। आप समझ रहे हो ध्रुवीय व्यास क्या है और ये विषुवतीय व्यास क्या होता है। चलो इस पर भी एक बार डिस्कस कर लेते। देखो ये होती है पृथ्वी और पृथ्वी पर हमारी ये होते हैं विषुवतीय रेखा। लेकिन विषुवतीय रेखा इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है टोटल 12,756 किलोमीटर। लेकिन ये जो है ये हमारा ध्रुवीय, इसे हम बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। दोस्तों इसकी जो ध्रुवीय व्यास की कुल लंबाई है वह है 12,713 किलोमीटर। कितनी है, 12,713 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों इनके बीच जो अंतर पाया जाता है वह 43 किलोमीटर का अंतर
पाया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछे है कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना अंतर पाया जाता है, 43 किलोमीटर में अंतर पाया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ध्रुवीय व्यास कितना होता है और विषुवतीय व्यास कितना होता है, दोनों में अंतर कितना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उल्का क्या होते हैं, उल्काश में क्या होते हैं, इनको हम समझते हैं बारीकी से। देखो उल्का और उल्काश में क्या होते हैं। उल्का होते हैं कि एक पिंड होते हैं, ये मंगल ग्रह होता है, जैसे ये मंगल ग्रह है और ये हमारा कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। दोस्तों ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं उल्का। इस प्रकार से बहुत सारे ही उल्काश घूमते रहते हैं। जब ये उल्का इनके साथ साथ घूमते रहते हैं तो कभी क्या होता है कि दोस्तों कि कभी कभी ही पृथ्वी ग्रह, ये पृथ्वी ग्रह है, ये पृथ्वी ग्रह है और पृथ्वी ग्रह की ओर क्या होते हैं और कुछ पिंड इस हिसाब से आ जाते हैं। कुछ पिंड क्या होते हैं कि पृथ्वी ग्रह की ओर आ जाते हैं, लेकिन जो ग्रह पृथ्वी की ओर आते रहते हैं तो ये क्या होते हैं, पृथ्वी के ही वायुमंडल में जल जाते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाते हैं तो इन्हें कहते हैं उल्का। लेकिन जब पृथ्वी की सतह से टकरा जाती हैं तो इसे हम कहते हैं उल्काश। पृथ्वी की सतह से टकराना उल्काश में होता है, वायुमंडल में जलना पृथ्वी के उल्का कहलाते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है कि ये पिंड मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। ये चट्टानों के बने होते हैं, इनके बीच में घूमते रहते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह भी कहते हैं। ये जो ग्रह होते हैं, ये पिंड जो होते हैं, ये पृथ्वी के वायुमंडल में हैं। अगर जल जाते हैं तो उन्हें उल्का कहते हैं, लेकिन अगर ये पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं तो उसे हम उल्काश में कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि उल्का और उल्काश क्या होती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र की जो लोनार झील है, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है दोस्तों, वो महाराष्ट्र की लोनार झील का निर्माण हमारे उल्काश में टकराने से यानी उल्का पिंड के टकराने से हुआ था। कारण क्या हुआ कि एक पिंड आया और ये पिंड हमारे उल्काश में जल गया था। जलने के पश्चात फिर भी हमारी पृथ्वी से टकरा गया था, तो ये महाराष्ट्र में गिरा था। जिससे क्या हुआ कि इसके गिरने से एक झील यानी बहुत सारा गड्ढा बन गया समुद्र किनारे, और इतना गहरा गड्ढा बन गया हट करके कि वहाँ पर एक लोनार झील का निर्माण हो गया। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है धूमकेतु। कॉमेट्स क्या होती हैं, कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स की बात कर रहे हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स दोस्तों इसकी जो पूंछ होती है, इसकी लंबी पूंछ के कारण इसे हम धूमकेतु कहते हैं। इसकी जो लंबी पूंछ के कारण क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम धूमकेतु कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जब ये पिंड आ जाते हैं, दिखाई दे रहा है जब ये पिंड आते हैं बहुत तेज़ी गति से, तो ये पिंड इस हिसाब से घूमते रहते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से घूमते रहते हैं इस हिसाब से। तो इस हिसाब से दोस्तों ये बहुत ज़्यादा आग की गोली की तरह में दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि हम एक धागे में ही एक क्या करते हैं कि एक मिट्टी को बांध कर एक किसी को बांध करके फेंकते हैं, तो वो धागा जो होता है एक पूँछ का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार से जब पिंड आता है, जब पिंड कोई जल जाता है वायुमंडल में, तो जलने के साथ साथ क्या होता है उसका जो तापमान होता है वो एक पूँछ के आकार का निर्माण कर लेता है और ये बहुत तेज़ी गति से घूमते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं हेली धूम का। आपने देखा होगा हेली नाम का धूमकेतु। ये हर 75 साल बाद दिखाई देता है, ये हर 76 साल बाद दिखाई देता है। आपको ये अब की बार सन 2062 में दिखाई देगा। ये पहली बार सन 1986 में दिखाई दिया था, लेकिन अब ये आपको सन 2065 में दिखाई देगा। वो इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा, इसी प्रकार से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि धूमकेतु क्या होती हैं और उनके कैसे-कैसे आकार होते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि इनकी पूँछ लंबी होने के कारण इन्हें हम धूमकेतु कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, हेली नाम का धूमकेतु जो होता है दोस्तों, ये हेली नाम का धूमकेतु ये कब दिखाई देता है, ये हमें 76 साल बाद दिखाई देता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट कि इसकी खोज की किसने दोस्तों, हेली नाम की धूमकेतु की खोज किसने की थी। इसकी खोज की एडमंड ने एडमंड नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, एक हेली नाम की धूमकेतु की खोज की थी और उन्होंने बताया कि ये हर 76 साल बाद दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, ये हर 76 साल बाद दिखाई देता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, शुमेकर लेवी क्या होता है। शुमेकर लेवी, देखो शुमेकर लेवी 9 लिखा हुआ है। इसका पूरा नाम ही यही होता है कि शुमेकर लेवी 9 क्या है। ये दोस्तों 1994 में बृहस्पति ग्रह से टकराया था और तभी ही ये टूटने में क्या हुआ, विखंडित हो गया। तभी ये टुकड़ों में विखंडित हो गया।
क्या हुआ कि सुमेकर लेवी 9 जो है ये बृहस्पति ग्रह से टकराया और टकराने के पश्चात क्या हुआ, ये अपने टुकड़ों में ही विखंडित हो गया। जब कोई चीज़ किसी से टकराएगी तो टुकड़ों में विखंडित हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इसे हम इसलिए सुमेकर लेवी 9 कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, लैटीट्यूड और लैंगिट्यूड क्या होती हैं। लैटीट्यूड और लैंगिट्यूड क्या होती हैं, यहाँ तक डिस्कस करते हैं। देखो, लैटीट्यूड पृथ्वी के धरातल पर 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, लिखा हुआ है, और उन्हें पश्चिम से पूरब को मिलाने वाली रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश। देखो कैसे समझाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होती हैं। ये हो गई हमारी पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी की जो रेखा होती हैं, ये वाली विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा हो गई, ये वाली, ये कौन सी हो गई दोस्तों, ये हो गई विषुवत रेखा। सॉरी, मैं विषुवत रेखा बोल रहा हूँ, जैसे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अभी रुको। ये कौन सी हो गई, ये हो गए अक्षांश। ये अक्षांश रेखा हो गई। पृथ्वी के ही पूरब और पश्चिम की मिलाने वाली रेखाओं को, पूरब सिरे को पश्चिम सिरों को मिलाने वाली रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश। लेकिन इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को हम कहते हैं दोस्तों हो देशांतर। क्या कहते हैं, देशांतर। इस प्रकार से रेखाएं होती हैं। आई होप कि आपको समझना होगा कि देशांतर क्या होती हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर, और पूरब और पश्चिम के मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांतर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। देखो ये लिखी हुई है यहाँ, तो इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखाओं क्या कहते हैं, देशांतर। लेकिन देशांतर रेखा क्या होती हैं, ये समय को बताती हैं, और अक्षांश जो होती हैं दोस्तों, ये तापमान को बताती हैं। कैसे बताती हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं वहीं से स्टार्टिंग जो हमने बनाई थी। ये देखो, ये बना हुआ है दोस्तों, यहाँ तक ये बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ तक। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये वाली, ये अक्षांश रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये अक्षांश रेखा होती हैं दोस्तों, जब हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो इसीलिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, वो अक्षांश रेखाएं हमेशा तापमान को बताती हैं। लेकिन ये दिखाई दे रही हैं, ये वाली रेखाएं दोस्तों, जिस हिसाब से हम इधर की ओर चलते जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अपने शहर से कहीं दूसरी ओर जाते हैं, तो हम क्या ऊपर की ओर जाते हैं, नहीं ना। लेकिन हम किधर चलते हैं, या तो पूरब की ओर या फिर हम पश्चिम की ओर जाते हैं। लेकिन जब हम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमें क्या होगा, समय का अंतराल दिखाई देगा। अपने भारत की बात करते हैं कि हमारा भारत में ही अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात के समय में हमेशा 2 घंटे का अंतर है। तो क्या हम ऊपर जा रहे हैं, नहीं ना। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ दूरी, यानी पूरब से पश्चिम की दूरी तय कर रहे हैं। जब हम पूरब से पश्चिम की दूरी को तय करते हैं, यानी तो क्या होता है, समय के अंतराल को दिखाई देता है। तो इस प्रकार से देशांतर रेखा क्या बताती हैं, देशांतर समय को बताती हैं, और अक्षांश क्या बताती हैं, तापमान को बताती हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। हमारी पृथ्वी पर दोस्तों 3 तरीके की रेखाएं पाई जाती हैं। एक है कर्क रेखा, एक मकर रेखा, और एक है हमारी ही विषुवत रेखा। लेकिन जो कर्क रेखा है, ये कितने पर, 23.5 डिग्री सेल्सियस पर होती है, सेल्सियस 23.5 डिग्री पर। और जो मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पर होती है। लेकिन विषुवत रेखा हमेशा 0 डिग्री पर होती है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में जाने पर अक्षांशों की संख्या 89 होती है। कितनी होती है, 89 होती है। उसी प्रकार आप दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, 89 होती है। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 179 हो जाती है। लेकिन देशांतरों की संख्या 181 होती है। कैसे होती है, मैं समझाता हूँ आपको, फिर भी डायग्राम के माध्यम से। देखो डायग्राम के माध्यम से, ऊपर वाला डायग्राम लेते हैं। यहाँ पर डायग्राम में ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी क्या है, ये हमारी पृथ्वी होने के कारण, यानी कोई भी डायग्राम, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, बन नहीं पा रहा, अभी रुको, ये पृथ्वी है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी में क्या है कि पृथ्वी में ये हमारी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। अब बना, ये हमारी पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी में ये दिखाई दे रही है हमारी कौन सी, विषुवत रेखा है। और विषुवत रेखा से जैसे ही उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो इनकी संख्या, टोटल जो अक्षांशों की संख्या होती है, वो होती है टोटल 89।
लेकिन जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो इनकी संख्या कितनी होती है? 89। 89 और 89 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 178 हो जाएंगे। लेकिन एक संख्या काउंटिंग करते हैं विषुवत रेखा को, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कुल जो संख्या हो जाती है वो हमारी ही 179 हो जाती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाती है? 179। उसी प्रकार हम बात करते हैं कि देशांतरों की संख्या कितनी होती है। उसी प्रकार से देशांतरों की देखो, देशांतर में आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली, लेकिन एक बीच में रेखा होती है सीधी। इसी प्रकार टोटल संख्या होती हैं उत्तरी गोलार्ध की, पश्चिमी गोलार्ध की। टोटल इस साइड की संख्या होती है वो होती है कितनी? 90 होती हैं। कितनी होती है? 90। उसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध में भी 90 होती हैं। टोटल 90 को काउंटिंग करोगे तो 180 हो जाती हैं। लेकिन जब बीच वाली रेखा को इसको काउंटिंग करोगे तो 181 हो जाती हैं। कितनी? 181। तो टोटल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। और टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ही अक्षांशों की संख्या कितनी होती है और देशांतरों की संख्या कितनी होती है। लेकिन दोस्तों, ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। जैसे मैं फिर भी समझाता हूँ प्रबल डायग्राम में। जैसे कि ही मैं एक बात कर रहा हूँ, ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में हमारी जो अक्षांश दिखाई दे रही है ये वाले अक्षांश दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार से हम दो अक्षांश बाहर निकाल कर देख लेते हैं। इनकी जो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है दोस्तों, वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 111 किलोमीटर होती है। लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? देशांतरों को भी निकाल के समझाते हैं। ये इस प्रकार से देशांतर होती हैं और इन देशांतरों के बीच की दूरी होती है ये वाली दूरी होती है दोस्तों 111.2 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.2 किलोमीटर होती है। यानी 111 किलोमीटर तो अक्षांशों की, लेकिन 0.2 दो जोड़ दोगे तो हो जाएगी देशांतरों की संख्या। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि अक्षांश कितनी होती हैं, देशांतर कितनी होती हैं और उनके बीचों की संख्या कितनी होती है, यानी कितने किलोमीटर बीच की संख्या होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि विषुवतीय रेखा कब होती है? हमेशा 21 मार्च को होती है दोस्तों। विषुवतीय रेखा हमेशा 21 मार्च को होती है। लेकिन शरद ऋतु कब होता है? 23 सितंबर को होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 21 मार्च को क्या होता है? विषुवतीय रेखा होती है। 23 सितंबर को क्या होता है? तो शरद ऋतु होती है। लेकिन कर्क संक्रांति कब होती है दोस्तों? 21 जून को होती है। 21 जून को हमेशा कर्क संक्रांति उपस्थित होती है। मकर संक्रांति कब होती है? 22 दिसंबर को। हर साल दोस्तों 22 दिसंबर को मकर संक्रांति का दिन के रूप में मनाया जाता है। और 21 तारीख को क्या मनाया जाता है? 21 जून को कर्क संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि कर्क संक्रांति कब मनाया जाता है, मकर संक्रांति कब होती है और विषुवतीय रेखा कब होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात कर रहे हैं यहाँ पर, फिर हम क्लास स्टॉप करेंगे। बात कर रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों, वह 21 जून का होता है। कब होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को क्या होता है दोस्तों? सूर्य कर्क रेखा पर उपस्थित होता है और उस दिन सबसे बड़ा दिन होगा तो सबसे छोटी रात भी होगी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। जब 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है तो हमारे यहाँ पर सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात कब होगी? 22 दिसंबर को। हमारे यहाँ 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। कहने का मतलब क्यों? क्योंकि जब 22 दिसंबर को हो, सूर्य है कहाँ होता है? मकर रेखा पर होता है और उस दिन सूर्य मकर रेखा पर होने का सबसे बड़ा दिन होता है। तो हमारे यहाँ क्या होगा कि सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद साथियों।